क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा करंट अफेयर और जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू कर दी गई है। हमारे अतीत पार्ट 3 का जो है ये क्लास 8 एनसीईआरटी का इतिहास का जो ये लास्ट चैप्टर है, इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे चीज़ों को बताया है। इसमें 1857 के विद्रोह और दिल्ली के महत्व, दिल्ली राजधानी कैसे बनी, पूरे विस्तार से मैंने इसको बता दिया है। इसको पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है हिस्ट्री में। जब जनता बगावत करती है, यह 1857 विद्रोह और उसके बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम था, क्या स्वरूप था, क्यों हुआ था और उसका क्या विस्तार था, इसके बारे में यहाँ डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। 1857 को विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। हम सब के बारे में यहाँ पे चर्चा एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है नीतियाँ और लोग। ठीक है, नीतियाँ और लोग। 1857 विद्रोह के पीछे कई कारण थे, उन्हीं कारणों को एक एक करके यहाँ भूमिका बना के बताया जा रहा है। लिखा है पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। याद रखना, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उससे भारत का हर वर्ग प्रभावित हुआ। किसी को अच्छा मिला तो किसी को बुरा। जैसे जमींदारों के लिए तो अच्छा था, बाकी सब के लिए क्या था, बुरा था। लेकिन कुछ जमींदारों के लिए भी बुरा था। जैसे कुंवर सिंह एक जमींदार थे, ठीक है, आरा के, जगदीशपुर के, तो वो भी प्रभावित हुए। तो याद रखना, भारत का हर वर्ग प्रभावित हुआ था। किससे? ब्रिटिश सरकार की अलग अलग नीतियों के कारण। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह जो है विरोध करते हैं, ये जो है आगे यहाँ बताया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब नीतियों की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो लोग उसका विरोध करते भी हैं। नवाबों की छीनती सत्ता। याद रखना, नवाब किसे कहते हैं। जैसे आज क्या है, अलग अलग भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 3 यूटी में जो है विधानसभा है, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं। तो याद रखना, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं तो केंद्र में राष्ट्रपति हैं। तो केंद्र में राष्ट्रपति जहाँ जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पहले राजा होता था, और जहाँ पर प्रधानमंत्री है वहाँ पर वजीर होता था। ठीक है, और जो राज्य होते थे उस समय, जो प्रांत होते थे उसमें राज्य नहीं प्रांत कहते थे, और प्रांतों के मुखिया को नवाब कहा जाता था। जैसे आज भारत के जो राज्य हैं उनके राज्य के मुखिया को हम क्या कहते हैं, सीएम कहते हैं। ठीक है, तो उस जो सीएम की स्थिति है वही स्थिति नवाबों की थी। और नवाब का काम क्या था, जो प्रांत होता था, जिस प्रांत में नवाब की नियुक्ति होती थी उस प्रांत में राजस्व व्यवस्था को और प्रशासन को देखने का काम किसका होता था, तो ये नवाबों का होता था। तो नवाब आज जो मुख्यमंत्री की पोजीशन है, उसी तरह नवाब होते थे अलग अलग प्रांतों, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। रेजिडेंट याद रखना, ये ब्रिटिश सेना के जो है एक अधिकारी होते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जो है बिलेजली की सहायक संधि के द्वारा। और ये लोग राज दरबार में बैठते थे और इन्हीं के द्वारा जो है राजाओं पर तरह तरह के कानून लगाए जाते थे। ठीक है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। मतलब कि दत्तक पुत्र का जो प्रावधान था उसको नहीं माना गया। मतलब कि जो गोद लेने की प्रथा की थी वो डलहौजी ने उसको समाप्त कर दिया। तो जब डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त किया तो उससे क्या हुआ, जो है बहुत सारे राजा प्रभावित हुए और वो सब 1857 के विद्रोह में एक कारण बन गया। और वो लोग जो है इस आंदोलन में अलग अलग क्षेत्र से प्रतिनिधित्व इन लोगों ने किया। उसी तरह से एक यहाँ और, एक तो रानी लक्ष्मीबाई का केस हुआ गोद लेने से जुड़ा हुआ, दूसरा है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी
कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। तो याद रखना, एक तरफ नाना साहब भी प्रभावित हुए और रानी लक्ष्मीबाई प्रभावित हुई। तो दोनों लोगों ने, एक कानपुर से, एक ग्वालियर और झांसी से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अवध की। अवध कहाँ पर है? तो लखनऊ, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, गोंडा, बस जो है ये आपका ये सुल्तानपुर, उन्नाव, हरदोई का जो क्षेत्र है आपका सीतापुर, ये जो है पूरा रायबरेली का ये पूरा क्षेत्र अवध कहलाता है। ठीक है, तो अवध की जो रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में जो है अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजों को डलहौजी को कोई बहाना नहीं मिल रहा था अवध पे कब्जा करने का, तो उसने कुशासन का आरोप लगाया। किसके ऊपर? अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर लगाया और कहा कि इनके द्वारा शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, कुशासन चल रहा है। और इसी आधार पर जो है अवध पर कब्जा किसने किया था 1856 में? तो वो डलहौजी ने किया था। तो अवध के नवाब भी जो है वाजिद अली शाह मारे गए। तो जो उनकी बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ अर्थात अवध से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्यों? क्योंकि जो है हड़प नीति के तहत अर्थात कुशासन का आरोप लगा करके अवध पर कब्जा किया गया था। तो इसलिए अवध भी शामिल हुआ। तो एक कारण ये भी हो गया। ठीक है, कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। ठीक है, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब लाल किला से जब निकाला गया, यह ऐलान कर दिया गया, तो देश की जनता बहुत नाराज हुई। खास करके उत्तर भारत की जनता का झुकाव, भावनाएं, उनका लगाव बादशाह की प्रति था। वो सब नाराज हो गए अंग्रेजों से कि अब हमारे जो बादशाह हैं उनका अपमान किया जा रहा है। ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इससे दिल्ली के लोग भी नाराज हो गए और 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। किसान और सिपाही, किसान क्यों नाराज हुए और सिपाही क्यों नाराज हुए? तो राजाओं का भी योगदान था, किसानों का भी योगदान था और सिपाहियों का योगदान था। तो एक बात याद रखना कि 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज बनेगा। ऐसी त्रिभुज में 1857 विद्रोह में एक तरफ राजा लोग थे, वो प्रभावित थे अंग्रेजों की नीतियों से। एक तरफ आम लोग थे, आम लोगों में किसान भी हैं, बुनकर भी हैं, मजदूर हैं, सब लोग हैं। और एक तरफ सिपाही लोग थे। तो ये त्रिकोण था जो 1857 के विद्रोह में जो है भाग लिया था। ये इस त्रिकोण को समझना होगा। यही तीन लोग थे जो 1857 के विद्रोह में काफी मुख्य भूमिका में काम कर रहे थे। आगे लिखा है किसान और सिपाही। गांव में किसान, जमींदार भारी भरकम लगान, याद रखना किसानों पर भारी भरकम लगान कौन लगाता था? तो जमींदार लगाते थे और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। तो जमींदारों के भारी लगान और जो सख्ती बरतते थे उनके किसानों के प्रति, उससे किसान नाराज थे। और किसान नाराज किससे थे? तो जमींदारों से और ब्रिटिश सरकार से। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां जो है पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक है, आगे है कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब हम सैनिकों की बात करें तो सैनिक भी जो है असंतोष का शिकार थे। क्या था आगे? वह अपने वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। याद रखना जो हमारा उत्तर भारत अवध का क्षेत्र है, वहां के लोगों में एक धारणा थी कि समुद्र को देखना नहीं है। अगर कोई समुद्र को देख लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और अंग्रेजों ने उनको समुद्र के रास्ते ही जो है बर्मा युद्ध के लिए ले गए। इससे जो है सिपाहियों को जब अपने घर आए तो उनको उनके लोगों ने मानने से, वंशज मानने से इनकार कर दिया।
इसलिए जो है सिपाही बहुत नाराज हो गए और कई कारणों की वजह से जो है ये लोग विद्रोह किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था आगे चल के जो है आपका चर्बयुक्त कारतूस। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा ले जाने का आदेश दिया गया। बर्मा अर्थात म्यांमार। जिस लोगों को समुद्र देखना पाप था, उन्हें समुद्र के रास्ते बर्मा ले जाया गया। इससे उनको लगा कि हमारा धर्म नष्ट हो गया है, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते ले जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। इससे सैनिक क्या हो गए, नाराज हो गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। ठीक है, सिपाही जो थे वो गांव के हालात बहुत खराब थे, उससे भी उनको बड़ा दुख होता था। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वो अपने परिवार गांव में को छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। क्यों? क्योंकि हर सिपाही किसी न किसी किसान परिवार से जुड़ा हुआ था, तो कहीं न कहीं जो है उसका लगाव था कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आगे लिखा है सुधारों पर प्रतिक्रिया। जब सुधारों पर प्रतिक्रिया क्या हुई, यह ध्यान दीजिएगा। जो हमारा समाज था, हमारे समाज में कई तरह के बुराइयां थी, जैसे दहेज प्रथा, हमारे यहाँ सती प्रथा, हमारे यहाँ विधवाओं का विवाह न होना, हमारे यहाँ बाल विवाह होना। तो अंग्रेजों ने समय समय पर कई नीतियां बना करके इन सारे कानून को समाप्त कर दिया। इससे भारत की जो रूढ़िवादी लोग थे वो उनको नाराज हो गए। उनका कहना था अंग्रेज कौन होते हैं, हमारे जो है विधि विधान को नष्ट करने वाले, कानून बनाने वाले। ठीक है, तो उससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लिखा है आगे, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया, मतलब ये भी एक कारण था। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने में भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, तो ईसाई धर्म को अपनाना, इससे भी जो है काफी जो है लोग प्रभावित हुए। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगर एक लालच दिया गया कानून बना करके 1850 में कि अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसके पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो लिखा है कि जैसे बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म जो है उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। जो लोग ईसाई धर्म नहीं अपनाते थे उनको जो है उनके पिता की संपत्ति से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो ये से भी जो है भारतीय और बहुत आम लोग प्रभावित हुए। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सब लोगों ने मिल करके इसमें जो है अपना योगदान दिया। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा है जनता की नजर से। अगर हम जनता की नजर से देखें तो उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर एक केवल कहानी दी गई है कि उस समय अंग्रेजों के बारे में लोग क्या सोचते थे और क्या उनके नियम थे। 84 नियमों की सूची यहाँ दी गई है, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है जल्दी ही कर जो है टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। मतलब एक कहानी यहाँ दी गई है कि आप जो है उस लेवल पे, गांव के लेवल पे लोग क्या सोचते थे अंग्रेजों के इस चीज के बारे में, उसी को यहाँ दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है, एक चित्र बना हुआ है, मेरठ में सिपाही जो है जो विद्रोही अफसरों पर हमला करते उनके घरों में घुस जाते और इमारतों में आग लगा देते। तो ये एक जो है लोगों के, सिपाहियों के विद्रोह को मेरठ में दिखाया गया, क्योंकि मेरठ में ही 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई थी। आगे यहाँ जो है दिया गया है, इसको भी एक कहानी के रूप में केवल पढ़ ली। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो याद रखना, विद्रोह की शुरुआत सैनिकों में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आम जनता में फैल गया तो ये जन विद्रोह बन गया। तो शुरू हुआ था सैनिकों से, ये पहुंच गया जनता के बीच में। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात
नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार जो है, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ सैनिक विद्रोह लिखा है सैनिक विद्रोह, जब सैनिक इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इंकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। कितनी अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। आगे लिखा है, भारत के उत्तरी भाग में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मतलब कहने का मतलब फतह किया था कब? तो प्लासी के युद्ध में 1700 जो है 57 में फतह किया प्लासी का युद्ध और शासन शुरू किया, और 100 साल के बाद 1857, तो लगभग कितना हो गया? 100 साल हो गया। ठीक है, तो हर लाइन में इसके मतलब होता है, याद रखना। तो मई जो है 100 साल बाद जो है भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुए इस बगावत ने, तो विद्रोह को बगावत भी कहते हैं, विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशक्त जो है संघर्ष था। तो कुछ लोग कहते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है 18वीं शताब्दी का सबसे बड़ा संघर्ष पूरे दुनिया का माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये बरेली में सिपाही जब दिल्ली की ओर कूच किए थे तो दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा जो मुकाबला किया गया था उसी को यहाँ दिया गया है। लिखा है कि चित्र 4 में जो है कैवलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश जो है रेल चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी तरह रात भर, मतलब यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। ठीक है, यहाँ लिखा है मेरठ से दिल्ली तक। सबसे पहले विद्रोह शुरुआत मेरठ से होती है और मेरठ से दिल्ली तक जो है ये विद्रोह शुरू होता है। लेकिन विद्रोह शुरुआत अगर कहा जाती है कि आग कहाँ लगी थी, तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को जब फांसी दी गई थी, तो लिखा है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। इसीलिए 10 मई को विद्रोह की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों को इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को फिरंगी कहते थे, तो फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने का आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के आ जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए मेरठ के सिपाही कहाँ पहुंच गए? दिल्ली आ गए। लिखा है मेरठ कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर के मुख अंधेरे ही दिल्ली में पहुंच गए। मुख अंधेरा मतलब सुबह बिल्कुल हुए दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने जो है आपका हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वह बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार, ठीक है, करने को तैयार नहीं थे। मतलब बादशाह डरते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम इस विद्रोह में शामिल हो, क्योंकि वो अंग्रेजों से बहुत डर गए थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वह जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। तो वो नेता नहीं बनना चाहते, लेकिन उनको जबरदस्ती नेता उन्हें बना दिया। बूढ़े बादशाह, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर
अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आ गए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर जो है मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। उनको यह आशा हो गया कि मुगल बादशाह का होना जरूरी है। छोटे छोटे राजाओं में भी उत्साह फैल गया। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के इस मुद्दे पर पैदा हुआ उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगा, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता था कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है बगावत फैलने लगी, अर्थात विद्रोह क्या हुआ, फैलने लगा। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय लगा, तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ, इसके बाद धीरे धीरे विद्रोह क्या हुआ, पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। क्योंकि उसमें संचार व्यवस्था उतनी मजबूत थी नहीं, तो लोगों को बताने में काफी समय लगा। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चले आए। तो पहले सिपाहियों ने शुरू किया, वो राजाओं को नेता बनाया, और जब उनको देख करके आम जनता भी क्या हो गई, विद्रोह में शामिल हो गई। तो जो मैंने आपको त्रिकोण बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। वह स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। मतलब जगह जगह पे विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। यहाँ पे दिया है जैसे जैसे नाना साहब का एक फोटो दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और ऊपर जो है बूढ़े बहादुर शाह जफर का एक चित्र दिया गया है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। तो उस समय जो है अंग्रेजों को मारा जाने लगा, उसका एक दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, तो याद रखना, लखनऊ का जो अवध का क्षेत्र है वहाँ का नवाब किसे बनाया गया, तो उनके वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस को बनाया गया। तो बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो याद रखना, लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिस कादिर दोनों लोग शामिल थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। तो तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के साथ भी लड़ाई किया था और नाना साहब के साथ भी, क्योंकि उनके सेनापति थे। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। तो पूछा जा सकता है इनके बारे में। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश शासन से उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया गया था, तो वो भी नाराज थी। आगे यहाँ दिया है कि विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट जो कर्नल टाइटलर ने जो है अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग क्या उसने व्यक्त किया, हमारे लोग जो है विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो जो जमींदार अंग्रेजों का साथ देते थे, अब वो भी जो है इनके साथ धीरे धीरे कहीं कहीं पर खड़े होने लगे। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि
फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या नाम दे दिया गया है, वहाँ के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर 50,000 रुपए का जो है इनाम भी रखा था अंग्रेजों ने, और कहा था सबसे खतरनाक व्यक्ति यही है, तो जो इनको जिंदा या मुर्दा इनको पकड़ा देगा, पर जो है अंग्रेजों को उनको जो है 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो मौलवी अहमदुल्ला बहुत बड़े जो है वो थे, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रांतिकारी थे। लिखा है फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती थी। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही सख्त बख्त खां, याद रखना, बरेली के सिपाही बख्त खां कौन थे, तो बख्त खां बहादुर शाह जफर के सेनापति थे, ठीक है, ने लड़ाकों को एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और जो है लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता लोगों ने मिलकर के इस विद्रोह को जो है अपना काम, अपना सहयोग दिया। ये वीर कुंवर सिंह है, ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है। यहाँ लिखा है ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती थी जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था। तो इसका एक दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कंपनी का पलटवार। अब विद्रोह तो हो गया, अब कंपनी ने पलटवार करना शुरू किया, ठीक है। तो लिखा है इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह जब शुरू हुआ मेरठ के बाद, तो याद रखना सबसे पहले कब्जा दिल्ली पर ही किया भी गया, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अब बहादुर शाह जफर की स्थिति यहाँ और बुरी हो गई, इनको रंगून भेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। और किसने गोली मारा था, तो हडसन ने गोली मारा था, ठीक है। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीतन महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। इसी जेल में जो है नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की जो है अंतिम सांस अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो रंगून म्यांमार में है, ये वहीं पर वो मारे गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब विद्रोह आसानी से नहीं कुचला जा सका, 2 साल तक ये युद्ध चलता रहा। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों फौज से घिरा पाया और वह शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। बाद में इनको भी गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकत की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया। जो है अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। मतलब ये कहा कि जो है अंग्रेजों के प्रति जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उनके प्रति जो है विद्रोह में सहायता करेगा, उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया। उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने विद्रोह किया तो उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वह सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। यह लालच दिया किसने? अंग्रेजों ने दिया। यही सब कारण था। कई तरह के जो है काम किया अंग्रेजों ने, तभी विद्रोह को वो समाप्त करने में सफल हो गए। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। तो एक तरफ लोगों को सजा दी गई, उनको लालच दिया गया और जो है इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है विद्रोह क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गया।
यहाँ पर एक दिया है, अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोह को पकड़ लेती हैं। विद्रोहियों को पकड़ने का काम ये जो है किया गया है। तो एक चित्र यहाँ पे बनाया गया बच्चों को समझाने के लिए। लिखा है विद्रोह के बाद के साल। विद्रोह के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1859 में के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चलाना चाहते थे, न चला सके। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दो अहम बदलाव किए जब 1857 का ये परिणाम, इसी को 1857 का परिणाम कहते हैं। तो बदलाव क्या किया? नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हुआ? हमारे हाथ से मतलब देश से समाप्त हो गया और पूरे भारत का शासन किसके अधिकार में चला गया? ब्रिटिश महारानी के। तो लिखा है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, जिसे हम 1858 का अधिनियम कहते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में ले लिए गए। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ जो है 1608 में आई थी, और जो है ये जो है 1858 तक भारत में शासन किया है। इसके बाद ये शासन समाप्त हो गया। ठीक है, आगे लिखा है ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों की संभालने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे भारत सचिव कहा गया। ठीक है, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसे इंडिया काउंसिल नाम दिया गया। तो इंडिया काउंसिल का जो है सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन होता था? भारत सचिव। तो भारत सचिव नामक एक भारत मंत्री नामक पद बनाया गया, जो इंग्लैंड में रह के भारत के लिए काम करता था। ये परिणाम था इसका 1857 विद्रोह का। आगे भारत के वायसराय को, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये पद समाप्त कर दिया गया और भारत का नया वायसराय नामक पद बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बन गए। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब महारानी का शासन हो गया, कंपनी शासन क्या हो गया? यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? कितना अच्छा प्रभाव यहाँ लिखा हुआ है। ये सब किताबों में जल्दी मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा घोषित क्या किया गया? ये परिणाम क्या हुआ 1857 विद्रोह का? तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया, ये महारानी ने कहा। ठीक है, भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। मतलब जो देश के राजा थे उनको यह आश्वासन दे दिया गया कि अब तुम्हारे जमीन पर कभी कब्जा नहीं होगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह ब्रिटेन की महारानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई, मतलब उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा काम क्या हुआ कि जो भारतीय सिपाही थे उनकी संख्या कम कर दी गई और लड़ाकू सिपाहियों की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। पहाड़ों पर रहने वालों की, दक्षिण भारत की, तो उसी बारे में बताया गया। लिखा है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाकू लोग थे। तो जो लोग विद्रोह किए थे वो कहाँ के लोग थे? अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के। तो इनको सबको सिपाही पद से क्या किया गया? हटा दिया गया, उनकी संख्या कम कर दी गई। ये भी एक परिणाम हुआ। आगे मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। मतलब ये अंग्रेजों ने चाल थी कि इनको विलन बना दिया जाए भारत में। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। उनको ये लगता था कि मुसलमानों ने ही यह विद्रोह खड़ा किया था। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफर नेता थे। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों, जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को जो है अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया हमारे यहाँ, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन का नाम देते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1857 विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन थे। तो आप ये देख सकते हैं सारे जिले दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे विद्रोह कहाँ हुआ था? जैसे फैजाबाद में। तो फैजाबाद में कौन था?
अहमदुल्ला थे, बरेली में खान बहादुर खान थे, मेरठ में करम शाह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में जो है आपका बेगम हजरत महल थी, और आपका जो है यहाँ पर क्या कहते हैं बिहार के जो है आपका आरा में जो है कुंवर सिंह थे। तो ये विद्रोह का प्रमुख केंद्र था और वो जिले आज भी इसी नाम से जाने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भी फिरोजपुर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, फतेहपुर, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़ जो है, सागर, माहू और जो है नसीराबाद, तमाम जिले थे और आज भी ये जिले मौजूद हैं। यही हमारे देश की विरासत है, यही हमारे देश की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ जो है खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, परम शांति के एक स्वर्णिम साम्राज्य की खातिर ये दिया गया है, मतलब वहां पे अलग से दिया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी का कोई मतलब नहीं है। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने पूरा बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है फिर भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। क्लास 8 एनसीईआरटी का ये छठा चैप्टर है हिस्ट्री में, उपनिवेशवाद और शहर। उपनिवेशवाद में के दौरान जब हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था तो किन किन शहरों का विकास हुआ था, एक शाही राजधानी की कहानी यहाँ पे दिया गया है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से शहर उस समय थे और उन शहरों का क्या महत्व था और शहर कैसे, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है उपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। ठीक है, तो लिखा है आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह से बदल गया। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो है किस तरह के कब्जे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै कहाँ पर है, तो मदुरै जो है तमिलनाडु में है। जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों और सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले। तो याद रखना ये दोनों शहर कहाँ फैले थे, तो औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में, और मैनचेस्टर कपड़े के लिए जाना जाता था। ये दोनों शहर, यहाँ कपड़ा उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, आगे लिखा है शताब्दी में तेजी से फैले क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आए थे। याद रखना शहरों का विकास इसीलिए होता ही है कि लोग गांवों से एक उम्मीद के साथ एक रोजगार, अच्छा जीवन और सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसीलिए आजकल शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह जो है तेजी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ तुलना कह रहा है कि एक तरफ इंग्लैंड में बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ यूरोप में, वहीं पर भारत में छोटे मतलब शहर लुप्त भी हो गए और शहरों का विकास क्यों नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसे आप, उस समय का शहर ऐसे ही था और सुविधाएं क्या थी, हाथी से लोग चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, घर से पानी जो है ला रहे हैं, ये उस समय का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं, याद रखना, जिसे जो बड़े बड़े राज्य हमारे देश में जो बड़े बड़े शहर थे उसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो भारत में 3 प्रेसिडेंसियां थी। तो लिखा है शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बंबई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों, व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। क्योंकि बड़े बड़े ये शहर थे इसीलिए उसे प्रेसिडेंसी नाम दिया गया था। यहाँ लिखा है 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ते लगे क्योंकि वहां जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहले वाली स्थिति में नहीं रहे। जाहिर सी बात है क्योंकि अब नए नए शहरों का विकास हो रहा है तो पुराने बंदरगाह का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने
स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो है अक्सर जो है शहरीकरण कहा जाता है। जब शहरों का पतन होने लगा तो उसे हम शहरी शब्द बोलते हैं। मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा अब शहरीकरण हुआ, मतलब नष्ट हो गया, और 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 11% लोग ही शहरों में रहते थे। तो कहने का मतलब है कि जब 20वीं सदी शुरू हुई तो केवल 11% लोग शहरों में रहते थे, मतलब शहरों का विनाश हो गया, शहरीकरण हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है बंबई बंदरगाह के बारे में दिया गया है। जो बंबई बंदरगाह है ये उसी का एक दृश्य यहाँ पे दिया गया है। आगे लिखा है ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश सत्ता की राजधानी बनने के बाद उसमें दोबारा जान आ गई। इसलिए दिल्ली की कहानी को देख करके समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कहाँ क्या चल रहा था। ठीक है, अब आते हैं नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थीं। तो याद रखना, दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली की अलग अलग समय में उसका क्या महत्व था, दिल्ली में कितने शासन हुए, और दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे स्थित है, उसे हम दिल्ली को दिल्हिया मतलब दिल्लिया कहा जाता था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देख रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय में बसाई गईं। ठीक है, तो अलग समय में बहुत सारी राजधानियां बसाई गई थी। शहरीकरण कहते हैं जब शहरों का विकास होता है, और शहरीकरण कहते हैं जब शहरों का विनाश होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लाल किला, ये लाल किला का पूरा चांदनी चौक का पूरा दृश्य दिया गया है, और उसको याद रखना, लाल किला का जो पूरा क्षेत्र था उसे शाहजहानाबाद के नाम से जानते थे, और इसकी जो है इसी के रास्ते में आगे चांदनी चौक था। तो चांदनी चौक के बाद ये पूरा लाल किले का एक दृश्य दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। और नदी बह रही है यमुना नदी, ये नदी है यमुना, और ये है गेट। यहाँ पर ही जो झंडा फहराया जाता है वो यहाँ फहराया जाता है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर ये इसका गेट था। ठीक है, और ये रास्ता है, उसी रास्ते से जाते थे। आज इसी के सामने चांदनी चौक है, और ये नदी यमुना नदी इसी की तरफ बहती थी दक्षिण में। ठीक है, तो ये पूरा उस समय था, और बंदरगाह के रूप में देखो इस पे पुल भी बना है, आप देख सकते हैं, पुल भी बना करके लोग आते जाते थे, इसमें नाव भी चलती थी, और बिल्कुल लाल किला से सटा हुआ नदी बहती थी यमुना। लेकिन आज यमुना नदी काफी दूर हो गई है, क्योंकि नदियां रास्ता बदलती रहती हैं। ठीक है, आगे लिखा है नगर राज दिल्ली में जो है घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बसाए गए नए जो है राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण, जैसे तुगलकाबाद हो गया, जो है आपका जो है फिरोजा कोटला हो गया, ये सब जो है दिल्ली में ही बसे थे। ठीक है, इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी, शाहजहानाबाद की स्थापना की। तो जो आपने दृश्य देखा वो शाहजहानाबाद का ही था। ठीक है, 1639 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर जो है 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार भी मुख्य सड़क इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर बनाई गई थी। तो चांदनी चौक के बीचों बीच क्या बनी थी, नहर बनी थी। आज वहां सड़कें हैं। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी, और आज भी है। इस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था, आज भी वैसे ही है। शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र था, ये केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानका और ईदगाह थे। बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, खामोश कुलदेव शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वह तो किसी चित्रकार की एल्बम की पन्ने हैं। ये दिल्ली के बारे में किसने कहा था, तो मीर सकी मीर ने कहा था। ये लाइन दिल्ली के बारे में बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दरगाह होती है वो सूफी संत का जो सूफी संत होते थे उनकी मजार को दरगाह कहते हैं। खानका सूफियों के निवास स्थान को खानका कहते हैं।
ईदगाह जो है उनका पूजा स्थल जिसे मस्जिद कहते हैं, और कुल देश से एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं कुले देशेक। ठीक है, आगे यहां पर है, लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच जो है गरीबों के असंख्य जो है कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। जो है आपका त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में संघर्ष भी होता रहता था। ठीक है, आगे लिखा है, दिल्ली की जामा मस्जिद के आगे का ये पूर्वी दरवाजा दिखाया गया है। ये जामा मस्जिद का पूर्वी दरवाजा है। ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हैं कि इसी के आगे से शाही जो है ये राजा और उनका शाही जो है सैन्य बल जा रहा है, उसी को यहाँ चित्र के रूप में दिखाया गया है। ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। उससे पहले यहाँ एक देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दिल्ली जो एक शहर था आलम में जो है तक जो है खाब हो गया। तो जब 1739 में दिल्ली पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो दिल्ली को लूट लिया गया था। उसी के बारे में, पतन के बारे में यहाँ पर एक जो है बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो पता होगा कि 1911 में बंगाल का एकीकरण हुआ था और बिहार को और उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। तो बिहार उड़ीसा के साथ एक नया प्रांत कब बना था, 1912 में बना था। ये भी याद रखना। अभी यहाँ देखो लिखा है कि दिल्ली का एक राजधानी के रूप में महत्व कब बढ़ गया, जब जो है बंगाल का एकीकरण हुआ 1911 में और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो लिखा है 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। यह लाइन आईएएस में पूछा गया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था, तो 1803 में। और अंग्रेजों ने दिल्ली जो है किसको हरा के प्राप्त किया था, तो मराठों को हरा के प्राप्त किया था। ये बात याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है वह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, तो राजधानी जब बनी थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसके उस समय भारत के वायसराय थे। एक अतीत का ध्वस्त क्या है, 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे। मद्रास, बंबई और कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग जो है सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खासतौर से 19वीं सदी से पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी जो है पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वह भी उर्दू, फारसी, संस्कृत और शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी भी करते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल मानते हैं। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का पुनर्जागरण कब हुआ था। 1830 से 1857 के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है पुनर्जागरण किसे कहते हैं और जो है गुल फरोशान किसे कहते हैं। तो जो है फूलों का त्योहार होता था और पुनर्जागरण मतलब होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जब हम कोई पुरानी जो है परंपरा से नए परंपरा की हो जाते हैं तो उसी को हम पुनर्जागरण या पुनर्जन्म कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है 1857 के बाद जो है यह सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। ठीक है, विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़ी। प्रसिद्ध शायर गालिब
उदास मन से इन घटनाओं को देखते रहे, क्योंकि कहा जाता है जब 1857 विद्रोह हुआ था तो गालिब उसको देख रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कई बार लिखा भी था। तो लिखा है 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला दिए डाले, न जाने कितने और औरत मर्द आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। ठीक है। और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों और शहर के बाहर मकबरों में जो है पनाह ले ली। अगली बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए गए, लोगों को बंद कर दिया गया और जो है उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरक बना दी गई। तो जो याद रखना, जो लाल किला है उसे सेना के बैरक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब लाल किला में सेना रखी जाने लगी। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने उसको पूरा तरह से समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। ठीक है। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहां के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाके को सुरक्षित रखना चाहते थे। खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर जो है जीतल अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया और जमा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाजत नहीं मिली और शहर का 1/3 जो है हिस्सा ढह दिया गया। नहरों को पाट करके समतल कर दिया गया। तो जो नहरें बनी थी उसको हटा दिया गया। और याद रखना, जो दिल्ली की जमा मस्जिद है उसमें 5 साल तक घोड़ों का अस्तबल बनाया गया था और नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया था। ठीक है। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चारदीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन इलाके में रहने लगे। तो जो दिल्ली का सिविल लाइन है वो अंग्रेजों ने बसाया। अब वह पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया। 1877 में उसे बंद कर दिया गया। ठीक है। तो ये लोग जो सिविल लाइन का इलाका है यहाँ पर आकर के ये बस गए। ये आज का जो है दृश्य दिया गया है लाल किले का। ठीक है। और ये उस समय जामा मस्जिद का दृश्य है, आप देख सकते हैं। ये है आपका जामा मस्जिद है, आपका ये जामा मस्जिद है और ये आपका क्या है, तो ये आपका ये लाल किला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है एक नई राजधानी की योजना। अब आते हैं नई राजधानी जो दिल्ली बसी वो किसने बसाया? उसे लुटियन ने बसाया था। इसे लुटियन जोन भी कहा जाता है। तो लिखा है अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मालिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया जिसे हम दिल्ली दरबार कहते हैं। ठीक है। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वह इसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तरह जो है तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। तो उन्होंने दिल्ली को ही चुना क्योंकि दिल्ली का महत्व समय ज़्यादा ही था। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है। तो कलकत्ता के बजाय दिल्ली को भारत राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान कर दिया गया। तो याद रखना, जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो उस समय जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आई थी। ठीक है। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। तो रायसीना जो पहाड़ी है ये अरावली पहाड़ी का हिस्सा है, ये भी याद रखना। और एडवर्ड जो है लुटियंस और जो है हार्वर्ड बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। तो जो याद रखना, जो आपका संसद भवन है, जो आपका ये क्या कहते हैं ना, ये राष्ट्रपति भवन है और जो सारे जो है मंत्रालय हैं, वहाँ का जो पूरा क्षेत्र है उसे लुटियन जोन कहते हैं और लुटियन ने ही उसका डिजाइन किया था, वही उसके वास्तुकार थे। ठीक है। और जो याद रखना, जो आपका लाल किला है वो
किसका बना है? लाल बलुआ पत्थर का बना है। तो ये भी लाल बलुआ पत्थर का ही बना है। इसी को रायसीमा हिल कहते हैं। पहाड़ी है, ये राष्ट्रपति भवन है, और ये जो है आपका साउथ ब्लॉक है, ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये दिया गया है। ठीक है, ये आज का दृश्य है, दिखाया गया है। आगे लिखा है, परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए जो है किंग्सवे वर्तमान राजपथ, आज कर्तव्य पथ कहते हैं इसको, और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। ठीक है, इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती है। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनानी जो है दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। कौन सा? ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला, ये सांची स्तूप से लिया गया है। ये वाला, ये बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का है। आगे यहाँ दिया है, लाल भुरभुरे पत्थर, और उसी को लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुकला से ली गई, लेकिन नई इमारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसीलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जमा मस्जिद से भी ऊंचा हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने काफी ऊंचा कर दिया। यह काम कैसे किया जा सकता था? तो लिखा है आगे, नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। इसमें भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और विशाल परिषद के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। आज भी ऐसा है। ठीक है, अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देने लगे थे। इसीलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नलियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ पब और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में यही फ़र्क है कि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ भीड़ भाड़ इलाका नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है, विभाजन के समय जीवन कैसा था? 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका लिहाजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली में ही लोगों को बसाया गया, रोजगार बदल गया और शहर की सांस्कृतिक बिल्कुल भिन्न हो गई। तो देश का आज़ादी के बाद दिल्ली जो है एक तरह से और परिवर्तित हुई। तो जो वहां से आए थे पाकिस्तान से, सबको दिल्ली में ही लगभग बसाया गया। ठीक है, तो आपका जो ये मुखर्जी नगर है, इस पूरा इलाका में ही लोगों को बसाया गया था। तो लिखा है, स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जों के लिए शरणार्थियों की झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए। ठीक है, कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने से इंतजार में जो है काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया। तो समय के साथ दिल्ली में बहुत परिवर्तन हुआ है, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जो पहले कम थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए। वह शिविरों और स्कूलों, फौजी बैरकों, बाग बगीचों में जाकर रहने लगे। इनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थी। ठीक है, तो लाजपत नगर, तिलक नगर बस्ती सब इसी समय बसाई गई थी। ठीक है, मुखर्जी नगर भी। दिल्ली में आने वालों की जरूरत को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। ये भी काम किया गया। आगे है, जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी, छोटे दुकानदार थे। विभाजन से उनकी जिंदगी और उनके व्यवसाय बदल गए। फेरी वालों, पटरी वालों और बढ़ई और लोहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफी सफल भी हुए। ठीक है, ये एक शिविर का फोटो यहाँ दिया गया है। ठीक है, जहाँ लोग पाकिस्तान से आकर के बसे थे।
पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई सूचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। ठीक है। पुराने शहर के भीतर लिखा है, इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ। अतीत में जो है मुगलों के जमाने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में वो न केवल पीने का ताजा पानी जाता था, उन नहरों से पानी मिलता था लोगों को, बल्कि दूसरी घरेलू जरूरत के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नजरअंदाज कर किया गया। कुओं को बावड़ी कहते हैं कि व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें जो है, ये बावड़ी का एक फोटो दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। तो टूटी फूटी जो है नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा नहीं कर पा सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी जो है नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की जगह नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफते जो है खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली जो है म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकास व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। नगर निगम यहाँ का तैयार नहीं था। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुगल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहा करते थे। जो कुलीन वर्ग के लोग तो थे, बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चार दीवारी से घिरे जो है दलान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं। इन सबको तोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी हवेलियां थी। ठीक है। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में बहुत पहुंच जाते थे। इसके चारों ओर तरफ जो है मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दलान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरे का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था जिनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। यहाँ तक कि जो है एक फर्नीचर के बारे में यहाँ मतलब एक हवेली की कहानी दी गई है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है। नगर पालिका योजना बनाती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे, 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति वर्ग एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोग का औसत था। तो जो पुराना दिल्ली था वहां जनसंख्या ज्यादा थी और नई दिल्ली में जनसंख्या क्या थी, कम थी। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। मतलब हालात बिगड़े थे लेकिन फैलना उसका क्या था, जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने जो 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना शुरू की दिल्ली में ही। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के जो है निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए जगह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई। इस पुनर्निर्माण में सड़कों किनारे जाल सी संरचना बनाई गई। मतलब कि लोगों को जो है एक नए जो है मोहल्ले की ओर बसाने की योजना बनाई गई थी। आगे लिखा है, दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1836 में किया गया। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण और इसके इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बांटी गई। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी थी। पूरी कहानी दी गई है, इसको पूरा पढ़ लेना। चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, इसको पूरा एक बार देख लेना। या दक्षिण अफ्रीका में जो है एक हार्वर्ड बेकर नामक शहर है, उसकी कहानी यहाँ पे दी गई है, जिसकी तुलना आपका जो है राष्ट्रपति भवन से की गई है, यहाँ के जो है मंत्रालयों से की गई है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से। उसको देख लीजिएगा एक बार, बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का मैंने पूरा करा दिया है। क्लास 8 एनसीईआरटी को मैंने समाप्त कर दिया है। अब इसके अलावा सारे अदर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धीरे धीरे आप लोग लगातार एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।